topic for today is cell membrane and cell wall. The cell membrane, also known as plasma membrane, also known as cytoplasmic membrane, plasma lemma, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। क्या है ये सेल मेम्ब्रेन? Cell membrane is a biological membrane that separates the cell from its exterior environment. जैसे कि अगर आप पहाड़ में रह रहे हैं, मान लो किसी पहाड़ पे आप रह रहे हैं, तो उस पहाड़ का अपना पूरा एक एरिया है उस पहाड़ का, लेकिन उसमें आपने क्या किया, एक दीवार बना ली सीमेंट की, 4 दीवारें बना ली और उसका साइड्स बना लिया छत डलवा ली, तो क्या हो गया, यानी कि एक वॉल बना ली। तो उससे क्या हुआ कि एक एक जगह जो थी वो पहाड़ पे वो आपने घेर ली, ठीक है? तो उसी तरीके से यानी कि जो बाहर का एनवायरनमेंट था, अब जो अंदर जो आपने उसे दीवार से घेर लिया, तो दीवार के जो अंदर का एनवायरनमेंट था, वो उस वॉल की वजह से क्या हो रहा है, बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट हो गया। उसी तरीके से जो सेल है, सेल में भी एक दीवार होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्टली सेल मेम्ब्रेन जो है वो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, चाहे वो प्लांट की कोशिका हो या किसी जीव, कोई भी जीव हो, जंतु हो, पौधा है, सभी में पाई जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स सेल फ्रॉम इट्स एक्सटीरियर एनवायरनमेंट। अपने आस-पास के वातावरण से सेल को अलग कर देती है, एक बाउंड्री बना देती है, ठीक है बेटा? फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा और देखते हैं क्या है। द सेल मेम्ब्रेन इज अ फीचर ऑफ ऑल सेल्स, सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी सभी कोशिकाओं का मतलब है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाई जाएगी, साथ ही साथ प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाएगी। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये लिविंग नेचर की होती है, ठीक है? जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे स्ट्रक्चर है ना, जैसे हमारी जो स्किन है लिविंग है, लेकिन हमारे नेल्स क्या हैं, लिविंग नहीं है, तभी तो उनका जो हिस्सा बढ़ते जाता है हम उन्हें काट देते हैं। क्या आप अपनी उंगली को काट सकते हैं? ऐसे नहीं काट सकते, क्योंकि उंगली क्या है, लिविंग है, और जो नेल्स का हिस्सा हम काट देते हैं वो क्या है, डेड है। तो उसी तरह जो सेल है, सेल में जो बाउंड्री है, सेल मेम्ब्रेन है, वो भी क्या है, लिविंग है, ठीक है? द सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी या कहीं-कहीं आपको लिखा हुआ मिलता है लिपोप्रोटीन की बनी होती है, क्योंकि लिपिड की बनी हुई लेयर में प्रोटीन बीच-बीच में पाए जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ देखिए एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए कहाँ है सेल मेम्ब्रेन, तो आप देखिए कि आपको ये एक बाउंड्री हर एक सेल के चारों तरफ ये ऐसे दिखाई दे रही है, ये इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है? तो यही सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। क्यों? क्योंकि आगे देखते हैं क्यों हम इसे कहते हैं ऐसा कि लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। चलिए, अब देखिए यहाँ आप देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या है? द सेल मेम्ब्रेन गिव्स द सेल इट्स स्ट्रक्चर, काम क्या है? ये सेल को एक रूप देती है। जैसे कि आप अपने घर में दीवार जिस आकार का बनाएँगे उस आकार की बन जाती है। मंदिर की छत में 6 भुजाएँ बनाते हैं, षटभुजा बनाते हैं तो वो अलग से दिखती है। मस्जिद की गुम्बद की दीवार गोल बनाई जाती है, वो अलग से दिखती है। या कोई अपने घर की छत फ्लैट डालता है, वो अलग दिखती है। या आप पहाड़ पर देखते हैं कि उसमें जो है वो एक कैनोपी बनाई हुई सी होती है छत। तो जैसी बनेगी दीवार का जैसा आकार होता है, वैसा ही वो स्ट्रक्चर दिखता है। वैसा ही सेल मेम्ब्रेन के साथ है कि सेल मेम्ब्रेन सेल को एक निश्चित आकार देती है और साथ ही साथ क्या करती है, एक तो बात क्या है कि वो एक निश्चित आकार देती है, स्ट्रक्चर बनाती है सेल का, साथ ही साथ क्या रेगुलेट करती है कि क्या इसके अंदर आएगा और क्या इसके बाहर जाएगा, ठीक है? यानी क्या सेल के अंदर आ सकता है, क्या सेल से बाहर जा सकता है, ये भी कौन देखता है? सेल मेम्ब्रेन देखती है।
इसीलिए कहा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स। यानी कि एक कोशिका है, कोशिका के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो एक सेल ऑर्गेनेल से दूसरे सेल ऑर्गेनेल में क्या जाएगा, ये तो इनकी आपस की मेम्ब्रेन डिसाइड करेंगी। लेकिन एक सेल मान लीजिए ये है, ये एक दूसरी सेल है, ये एक तीसरी सेल है। तो इस सेल से अगर इस सेल में कुछ आया जाए, या इस सेल से यहाँ आया जाए, या इससे यहाँ आया जाए, तो ये कौन देखेगा, मूवमेंट को कौन कंट्रोल करेगा? इसे सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल नेचर है ये कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को आना अलाउ करती है और कुछ का जाना अलाउ करती है। सभी को आने नहीं देगी, सभी को जाने नहीं देगी, यानी रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है। इसीलिए कहा गया कि सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैडम कौन सा डायग्राम बनाना है, तो बेटा ये डायग्राम अगर आप बना सकते हैं यही बनाइए। देखिए इसमें आपको लिपिड बाई लेयर मैंने आज दिखाया है, एक लेयर लिपिड की ये है, एक लिपिड की लेयर ये है। और इसे हम देखेंगे तो ये कैसा बना हुआ है, ये लिपिड का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऐसा है और इधर एक मॉलिक्यूल ऐसा है। ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं ये जुड़ करके यहाँ ऊपर एक लेयर बनाते हैं और इसी तरह नीचे एक लेयर बनाते हैं। इसे ही लिपिड बाई लेयर कहा जाता है। साथ ही साथ इसमें देखिए आपको कुछ इस तरीके से पड़े हुई संरचनाएं दिख रही हैं बीच बीच में। तो ये क्या है, प्रोटीन है, इंटेग्रल प्रोटीन है। तो यानी कि प्रोटीन और लिपिड, इससे बनती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ और जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी दिख रहा है, लेकिन आपकी क्लास के लेवल पर आपको इतना पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर से बनी होती है, जिसमें प्रोटीन जो है एम्बेडेड रहती है। और इसीलिए कहा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपोप्रोटीन की बनी है। इसी डिस्कशन को आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक सेल थी, तो ये एक सेल है और इसी सेल का ये जो मेम्ब्रेन है, इसी को अंदर का हिस्सा हम देखते हैं। तो ये इसमें लिपिड की 2 लेयर और बीच बीच में पड़ी हुई प्रोटीन दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी को दिखाया गया है, लिपिड की 2 लेयर है, ऊपर वाली नीचे वाली, और बीच बीच में क्या है, ये ग्रीन कलर के प्रोटीन पड़े हुए हैं। लिपिड, एक लिपिड मॉलिक्यूल को अलग करके देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है, एक लिपिड मॉलिक्यूल को। और ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब सेल मेम्ब्रेन का हमने फंक्शन पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। बेटा ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार समझ में नहीं आता है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है कि समझ में ना आए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिफ्यूज़न। तो पहले हम डिफ्यूज़न को समझते हैं, डिफ्यूज़न क्या है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, डिफ्यूज़न की डिफिनीशन लिखी हुई है कि जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं, न्यूट्रल यानी कि जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं होता, यानी कि जो आयन के रूप में नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमेशा अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। यानी कि अगर 2 चैम्बर हैं, 2 कंपार्टमेंट हैं और वो दोनों कंपार्टमेंट में से किसी एक कंपार्टमेंट में कोई चीज़ ज़्यादा है, कुछ भी ज़्यादा है, और दूसरे कंपार्टमेंट में वो चीज़ बहुत कम है, तो क्या होगा कि वो चीज़ अपने ज़्यादा से कहाँ चली जाती है, अपने कम की तरफ भागती है। तो मॉलिक्यूल्स का अपने ज़्यादा से अपने कम की तरफ जाना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है। डिफ्यूज़ करना कहते हैं इसे। ठीक है बेटा, जैसे कि आप अगर कमरे में आप जो परफ्यूम है, परफ्यूम की बॉटल आप कमरे में जब खोलते हो, तो परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉटल में होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जो रूम है जहाँ पर वो परफ्यूम की बॉटल ओपन कर रहे हैं, उसका ढक्कन खोल दिया, तो ये क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं पूरे कमरे में बिखर जाएंगे, क्योंकि पहले ये एक बॉटल के अंदर थे, वहाँ ज़्यादा मात्रा में थे,
तो वहाँ से एक चैम्बर एक कमरे में आ जाएँगे और अपने ज़्यादा से अपने कम की तरफ चले जाएँगे, ठीक है? तो मॉलिक्यूल का अपने ज़्यादा जहाँ पर है, वहाँ से अपने कम की तरफ चले जाना ही क्या कहलाता है? डिफ्यूज़न कहलाता है। और यही जो डिफ्यूज़न है, ये सॉलिड में भी होता है, डिफ्यूज़न लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। जैसे परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स यानी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना? लेकिन जब यही डिफ्यूज़न हम सिर्फ़ और सिर्फ़ वाटर लिक्विड में भी कौन-सा लिक्विड? सिर्फ़ वाटर के लिए पढ़ते हैं, तो इसी को डिफ्यूज़न ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को नाम दिया जाता है ऑस्मोसिस। आप बात समझ रहे होंगे कि मॉलिक्यूल अगर कहीं भी 2 चैम्बर हैं, कोई 2 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं, यानी कि मान लीजिए 2 सेल है, 2 कंपार्टमेंट है, तो एक में कोई चीज़ ज़्यादा है और एक जगह कोई चीज़ कम है, तो वो क्या होगा? वो अपने ज़्यादा से कम की तरफ चले जाएगा, यही डिफ्यूज़न है। लेकिन डिफ्यूज़न जब हम सिर्फ़ और सिर्फ़ वाटर के लिए डिफ्यूज़न की बात करेंगे, तो एक टर्म यूज़ करेंगे ऑस्मोसिस, कहेंगे ऑस्मोसिस है। तो वाटर में आल्सो मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है ऑस्मोसिस कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है? तो यानी कि यहाँ इस स्लाइड में देखिए यहाँ पर आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज ऑस्मोसिस। ठीक है? और ये मूवमेंट के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कब होगा ये मूवमेंट? पहली बात तो जो 2 कंपार्टमेंट या चैम्बर हैं, उनके बीच में उनको सेपरेट करने वाली एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, ठीक है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये एक चैम्बर है, ये दूसरा चैम्बर है। इनके बीच हमेशा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होती है। इस टाइप का कोई मेम्ब्रेन होनी चाहिए और साथ ही साथ दोनों चैम्बर में से एक चैम्बर में किसी मॉलिक्यूल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, किसी की कम होनी चाहिए। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रीन कलर के शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। तो शुगर यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम। लेकिन हमने क्या बात की कि हमें सिर्फ वाटर का मूवमेंट देखना, वाटर कहाँ ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि जहाँ शुगर भी है वहाँ वाटर कम है। यहाँ क्या है? वाटर कम है और यहाँ वाटर ज़्यादा है। तो वाटर कहाँ जाएगा? 1 से 2 की तरफ चले जाएगा। फिर से समझते हैं कि ये कैसा सॉल्यूशन है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। यानी कि ये आप समझिए कि ये एक ग्लास लिया है और इसमें हमने 5 स्पून शुगर डाल दी है और ये हमने क्या किया है? एक ग्लास लिया है, इसमें सिर्फ वाटर है। तो भाई जिस वाटर के में ग्लास में हमने शुगर भी ऐड कर दिया, तो वहाँ शुगर ने भी तो कुछ जगह घेर ली, तो उस वजह से वहाँ वाटर जो है इसके कंपैरिजन में कम हो गया। यहाँ वाटर ज़्यादा है और यहाँ वाटर जो है कम है। तो जब भी कभी इन दोनों चैम्बर को बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाकर इनके बीच में कनेक्शन बना दिया जाएगा, मूवमेंट अलाउ किया जाएगा, तो क्या होगा कि वाटर जो है यहाँ ज़्यादा है तो ये अपने कम की तरफ चले जाएगा। तो यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल अपने ज़्यादा से अपने कम की तरफ चले जाएँगे। यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ जहाँ वाटर कैसा सॉल्यूशन था? डाइल्यूट सॉल्यूशन था, कहाँ चले जाएँगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। हमेशा यही होता है वाटर का मूवमेंट या ऑस्मोसिस में वाटर कहाँ से कहाँ जाता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन से हमेशा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाता है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन ही वो सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होगा उसमें वाटर कम होगा और उसमें घुले हुए सॉल्यूट्स जो होंगे ज़्यादा होंगे। ठीक है? तो वाटर कहाँ से कहाँ जाता है हमेशा? अपने जहाँ ज़्यादा मात्रा में वाटर है वहाँ से जहाँ कम मात्रा में वाटर है वहाँ की तरफ चला जाता है। ठीक है बेटा? तो ये देखिए यही मूवमेंट, यही प्रोसेस, इसके लिए 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन कि वो जो 2 चैम्बर हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट होने चाहिए
और मूवमेंट के लिए एक चैम्बर में मॉलिक्यूल का ज़्यादा मात्रा होना चाहिए, दूसरे में कम होना चाहिए। तो मॉलिक्यूल अपने ज़्यादा से कम की तरफ चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये प्रोसेस ही क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस कहलाती है। देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जब वाटर का डिफ्यूजन होगा, वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, लेकिन वाटर का हायर कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है? जो सोल्यूशन डाइल्यूट है, जिसमें पानी ज्यादा है, वो डाइल्यूट सोल्यूशन है। और वो डाइल्यूट सोल्यूशन से वाटर हमेशा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ चला जाता है। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम देखते हैं, यानी कि इस आधार पर कि जो वाटर का मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो ऑस्मोसिस के दो टाइप बताए गए हैं। भाई ऐसा हो सकता है कि जैसे यहाँ पर एक आपको एक सिस्टम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको एक सिस्टम दिखाई दे रहा है। बेटा ये जो फर्स्ट सेटअप है इसमें देखिए और ये दूसरे सेटअप में देखिए क्या अंतर है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक चैम्बर है और इसमें क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और साथ ही साथ इसमें सोडियम आयन भी है। और अंदर क्या है? अंदर क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और सोडियम आयन है। लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल आप देखोगे कहाँ ज़्यादा है? यहाँ ज़्यादा है। यहाँ वाटर ज़्यादा है, तो इसलिए वाटर यहाँ से कहाँ चले जाएगा? सेल के अंदर चला जा रहा है। इसे जब यानी कि सेल के अंदर वाटर आया तो एंड ऑस्मोसिस कहा इसे ही। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि सेल को हमने एक ऐसे चैम्बर में, ऐसे बर्तन में रख दिया जिसमें वाटर कम था और सेल के अंदर वाटर ज़्यादा था, तो सेल से वाटर कहाँ जाने लगेगा? चैम्बर में जाने लगेगा। तो यानी कि वाटर बाहर जा रहा है, सेल के बाहर जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? एक्स ऑस्मोसिस कहेंगे। फिर से समझते हैं कि हमने देखा पहले कि डिफ्यूजन एक नॉर्मल फेनोमेनन है, एक साधारण सामान्य घटना है जिसमें मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी मॉलिक्यूल मूव करेगा तो हम कहेंगे डिफ्यूजन हो रहा है। और मॉलिक्यूल हमेशा बराबरी पर जाते हैं, यानी कि हमेशा वो सोचते हैं सब लोग बराबर रहे, सबके पास बराबर रहे। तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं? जहाँ उनकी मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ से जहाँ उनकी मात्रा कम है उस तरफ भागते हैं। यानी मॉलिक्यूल अपने ज़्यादा कंसंट्रेशन से अपनी कम कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। जब यही डिफ्यूजन हम वाटर के लिए बोलते हैं तो उसे कहते हैं कि ये ऑस्मोसिस है। जब वाटर के मॉलिक्यूल वाटर जहाँ ज़्यादा है वहाँ से जहाँ वाटर कम है वहाँ जाएंगे, तो इस प्रोसेस को ही ऑस्मोसिस कहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि दो अलग-अलग सिस्टम हो, एक में वाटर ज़्यादा हो, एक में वाटर कम हो और वो दोनों सिस्टम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग किए गए हों। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। अभी पढ़ा हमने कि सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या होता है? सेमी परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। एक निश्चित मॉलिक्यूल को अंदर बाहर आने जाने देती है, हर मॉलिक्यूल को अंदर बाहर नहीं आने जाने देती है। तो अगर हम क्या करें कि एक चैम्बर लें और इसमें एक प्लांट सेल डाल दें, तो प्लांट सेल हो गया। मान लीजिए हमने इसमें चैम्बर में क्या किया? वाटर फिल कर दिया। एक चैम्बर लिया हमने, एक बर्तन लिया, पानी का भगोना लिया, टोप लिया और उसमें क्या कर दिया? हमने इसमें पानी भर दिया पूरा। और फिर इसमें क्या डाल दिया? इसमें डाल दी हमने प्लांट सेल। तो प्लांट सेल जैसे कि अंगूर, अंगूर क्या है? प्लांट है, प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट सेल होगी, इसमें फ्रूट है। तो हमने क्या किया? इसमें डाल दिया और उसके अंदर आप जानते हैं वाटर क्या होगा? ज़्यादा होगा। अंगूर के अंदर पानी होता है आप जानते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है कहाँ ज़्यादा है? वाटर मॉलिक्यूल ये जो प्लांट सेल है, यानी कि हमने जो ये अंगूर लिया है इसमें हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो जब हमें इसमें ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल दिखाई देंगे
तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जब हमें दिखाई देंगे जिस सिस्टम में, तो हम क्या करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो कहाँ से कहाँ जाएँगे, अपने ज़्यादा से अपने कम की तरफ जाने लगेंगे। यानी कि जो अंगूर है, ग्रेप लिया गया है, उसमें क्या होता है कि उसमें क्या है, उसके अंदर वाटर जो है वो ज़्यादा है। ये हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हमने एक चैम्बर लिया था, इसमें हमने क्या लिया था, ग्रेप्स लिए थे कुछ, ग्रेप एक लिया मान लो, इसके अंदर क्या है, वाटर जो है ज़्यादा है और बाहर हमने पानी भरा बर्तन में, तो पानी कहाँ से कहाँ जाने लगेगा, सेल से, जो ग्रेप है उससे बाहर जाने लगेगा। आप इसे करके देख सकते हैं कि आप अंगूर लीजिए और उसे क्या करिए, पानी भरे बर्तन में रख दीजिए, तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो जो अंगूर है, ग्रेप्स हैं, पिचक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जो वाटर है, वो बाहर का जो बर्तन है उसमें भरे वाटर में चले जाता है। यानी सेल के अंदर से वाटर क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। यानी क्या हो रही है, एक्स ऑस्मोसिस हो रही है। इससे सेल सेल क्या हो जाती है, सेल श्रिंक कर जाती है। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखें जिस जो जिसमें क्या है, पानी की मात्रा कम है, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें, तो क्या होगा, पानी क्या होगा, वो सेल से बाहर जाएगा। ठीक है, ये वाटर है, हमने इस बाहर चैम्बर में वाटर फिल कर दिया। देखिए, तो ये वाटर क्या है, बाहर कम है और अंदर, सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। तो भाई ज़ाहिर-सी बात है, अपने ज़्यादा से कम की तरफ जाएँगे, अंदर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल सेल के बहुत ज़्यादा हैं, तो वाटर निकल के कहाँ जाएगा, बाहर जाने लगेगा। इसे ही क्या बोलेंगे, एक्स ऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक है? तो यानी कि सेल को हमने कहाँ रख दिया, जहाँ पानी कम था, वहाँ रख दिया। पानी कम, यानी कि कैसे सॉल्यूशन में? ऐसे सॉल्यूशन में रखा जो सॉल्यूशन कैसा है, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, गाढ़ा घोल है। गाढ़े घोल में हमने अगर रख दिया तो सेल के अंदर से पानी जो है वो निकल जाता है और इसे एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ रहे होंगे। इसी तरीके से एक प्रोसेस ये हो सकती है कि आप एक बर्तन में पानी भरें और उसमें क्या डाल दें, रेजिन्स डाल दें, किशमिश कहते हैं, मुनक्का कहते हैं कहीं, तो ये सिकुड़े-सिकुड़े से होते हैं और इसे पानी के भरे बर्तन में रख देंगे। तो पानी अब कहाँ ज़्यादा है, जो बर्तन है उसमें पानी कंपैरेटिवली ज़्यादा है और मुनक्के के अंदर पानी कम है। तो क्या होगा, पानी कहाँ से जाएगा कहाँ, अपने ज़्यादा से अपने कम की तरफ। तो यहाँ पानी ज़्यादा है, तो यानी पानी कहाँ जाने लगेगा, सेल के अंदर जाने लगेगा। पानी सेल के अंदर आने लगेगा। तो ये मूवमेंट क्या कहलाएगा, एंड ऑस्मोसिस। एंड मतलब अंदर पानी आए सेल के, तो एंड ऑस्मोसिस हुई। एक्स ऑस्मोसिस मतलब सेल के बाहर जाए पानी, तो एक्स ऑस्मोसिस हुई। ठीक है बेटा, देखिए लिखा हुआ एंड ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल, सेल के अंदर पानी आए। जैसे कि रेजिन्स को अगर हम पानी में रख देंगे तो वो फूल जाते हैं, स्वेल कर जाएंगे, तो वो एंड ऑस्मोसिस है। इसी तरीके से ऑस्मोसिस में जब वाटर सेल से विड्रॉ करता है, सेल के बाहर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, एग्जिट, एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल, सेल के बाहर जाएगा। तो क्या होगा, इससे सेल जो होती है सिकुड़ जाएगी। और पहले कंडीशन में जब सेल के अंदर पानी भरेगा तो सेल क्या होती है, स्वेल करेती है। ठीक है, तो यही बात आप समझ लीजिए कि ऑस्मोसिस दो प्रकार की होती है, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। व्हेन वी प्लेस द सेल इन हायर कंसंट्रेशन, यानी गाढ़े घोल में हम रखते हैं, तो पानी क्या होता है, वो सेल के अंदर से बाहर जाता है और एक्सोस्मोसिस होती है और सेल सिकुड़ जाती है। व्हेन वी प्लेस द सेल इन लोअर कंसंट्रेशन, यानी हल्के घोल में रखते हैं, कम गाढ़े घोल में रखते हैं, जैसे रेजिन को हमने पानी में डुबो के रख दिया, तो क्या होगा, रेजिन स्वेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिन सेल है और सेल के अंदर पानी आ जा रहा है।
वाटर इंटर्स इनटू द सेल, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एंडोस्मोसिस कहलाती है। ध्यान से आप देखिएगा, बस कहीं आप जो हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन देखिए, जब हम बात करेंगे वाटर की और बाकी चीज़ों की तो अलग-अलग है। देखिए मान लीजिए हमने 2 बर्तन में पानी भरा, एक में हमने क्या किया, एक एक में हमने 1 चैम्बर है, 2 चैम्बर है, दोनों चैम्बर लिया, दोनों में हमने 1-1 लीटर पानी भर दिया, इसमें भी 1 लीटर पानी डाला, इसमें भी 1 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है? लेकिन क्या किया, पानी तो दोनों में हमने 1-1 लीटर ही डाला, लेकिन चीनी जब हमने इसमें डाली, तो क्या किया, पहले वाले चैम्बर में हमने सिर्फ क्या किया, 1 ग्लास शुगर ऐड की और दूसरे में हमने 4 ग्लास शुगर ऐड की। तो जिसमें शुगर ज़्यादा था, वो कैसा घोल हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया, चाशनी जैसा हो गया, और जिसमें शुगर कम है, वो शरबत जैसा रहा। तो जो शरबत जैसे घोल होंगे, जो कम गाढ़े होंगे, वो क्या कहलाते हैं? वहाँ पर पानी जो होता है, ज़्यादा होता है, और जो गाढ़े घोल होते हैं, उसमें पानी जो है वो कम होता है, ठीक है? तो पानी हमेशा, वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? वाटर का मूवमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ होगा? चाशनी जैसे से शरबत जैसे घोल की तरफ होगा। यही बात आपको समझनी है, जो कि यहाँ पर आपको बताई गई है। आई होप कि आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे। तो इसी आधार पर जो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस होते हैं, वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। कैसे 3 प्रकार के हो सकते हैं ऑस्मोटिक सॉल्यूशन? आप देखिए, हाइपोटोनिक हो सकता है, आइसोटोनिक हो सकता है और हाइपरटोनिक हो सकता है। यानी कि अगर सेल को ऐसी सॉल्यूशन में रखा जाए, ऐसे घोल में रखा जाए कि जिसमें वाटर जो है हाइपर हाइपर मतलब हाई कंसंट्रेशन वाले में, यानी कि जिसमें वाटर कम है और शुगर ज़्यादा है, ऐसे में रखा तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाए कि सेल के अंदर और सॉल्यूशन दोनों में पानी बराबर है, या ऐसा हो सकता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, यानी सेल के अंदर जो वाटर है वो ज़्यादा है और सेल के बाहर जो वाटर है, हाइपो हाइपो मतलब लेस कंसंट्रेशन, लेस हाइपो हाइपर मतलब ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा गया। सेल से ज़्यादा कंसंट्रेटेड में रखा गया तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। सेल से कम गाढ़े घोल में रखा गया तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब सेल को कहाँ रख दिया गया? पानी में रख दिया गया। हाँ, तो पानी हमेशा क्या है? हाइपो है, वाटर है, प्योर वाटर है। अगर सेल को प्योर वाटर में रखा गया तो क्या होगा? पानी हमेशा सेल के अंदर आएगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है? पानी क्या होता है? सेल के अंदर आता है। आइसोटोनिक में रखते हैं तो पानी ना अंदर आएगा सेल के, ना बाहर जाएगा। ना अंदर आ सकता है, ना ही बाहर जा सकता है। हाइपरटोनिक में रखने का मतलब है गाढ़े घोल में रखा, चाशनी में सेल को रख दिया तो क्या होगा? सारा पानी सेल के अंदर आएगा। अगर पानी में रख दिया तो क्या होगा? सेल के अंदर पानी जाएगा। फिर से समझते हैं, देखिए, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। सेल के रेफरेंस में बता रहा है भाई। सेल सेल जो है सेल मेम्ब्रेन से घिरी होती है। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसमें भी वाटर होता है, सेल के अंदर भी वाटर होता है। उस वाटर में भी पानी की मात्रा जो है, उस सेल के अंदर जो पानी की मात्रा है, उसे ऐसा हो सकता है कि ऐसे घोल में सेल को रख दिया जाए कि जहाँ सेल के अंदर जितना पानी है उससे ज़्यादा पानी हो। तो क्या होगा? पानी, 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 तो सेल के अंदर पानी आएगा, ठीक है? यानी एंड ऑस्मोसिस होगी कब? जब सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा, ध्यान देंगे, ठीक है? इसी तरीके से अगर सेल को कहाँ रख दिया जाए? हाइपरटोनिक में। भाई सेल है, सेल की सेल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर भी वाटर होता है, वाटर, लेकिन अंदर सेल के जो वाटर है वो ज़्यादा है और सेल को एक चाशनी जैसे घोल में रख दिया गया है, ज़्यादा गाढ़े घोल में रख दिया गया है।
बाहर पानी कम है, तो क्या होगा, सेल के अंदर से पानी बाहर जाने लगेगा, सेल श्रिंक कर जाएगी। ऐसी अवस्था में अगर कोई सेल बहुत ज़्यादा समय तक रह जाती है, तो उसके अंदर का सारा पानी बाहर चला जाता है और सेल टूट जाती है। प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है, सेल का प्लाज्मा, उसका साइटोप्लाज्म पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो बेटा ये डिस्कशन इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए बताया गया कि जो सेल है, एक सेल दूसरी सेल से संपर्क स्थापित करती है। तो यानी कि इस सेल से इस सेल में कुछ जा सकता है और इस सेल से इस सेल में कुछ आ सकता है। इसी तरीके से इस सेल से इसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो कब क्या मूव करेगा, ये किस पर डिपेंड करता है कि किस चैम्बर में पानी ज़्यादा है और पानी में घुले हुए तत्व ही पानी के साथ मूव कर जाते हैं। तो इसीलिए ये पूरा डिस्कशन आपको बताया गया और इसी को सिंपली आपको समझना है कि अगर सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा गया जिसमें पानी ज़्यादा है, तो सेल के अंदर पानी आने लगता है, और अगर सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया, जहाँ क्या है, पानी कम है, तो सेल के अंदर से पानी जो है, वाटर जो है, बाहर जाएगा। यानी हाइपरटोनिक में रखेंगे तो एक्स ऑस्मोसिस होगी, हाइपोटोनिक में रखोगे तो एंड ऑस्मोसिस होगी। ठीक है, तो बेटा ये डिस्कशन है, यहीं तक रखते हैं। और कुछ और आगे स्लाइड्स हैं सेल वॉल से रिलेटेड, वो अभी मैंने डिस्कस नहीं की हैं। और आई होप कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा कि जो ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस है क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी एक नियम से आते जाते हैं, सेल के अंदर कब आएंगे और सेल के बाहर कब जाएंगे। सेल को हमने क्या किया है, एक पैरामीटर मान लिया है। भाई हमें कोई आधार लेना पड़ेगा ना, अगर हम नापना चाहते हैं किसी की लंबाई, हम चाहते हैं कि क्लास में जितने बच्चे हैं सबकी हाइट बताना चाहते हैं, तो कैसे पता चलेगी, एक हमें इंच टेप लेना पड़ेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने सेल को लिया है, तो सेल के अंदर कब वाटर आता है, कब सेल के अंदर से वाटर बाहर जाता है, तो ये देखने के लिए ये एक पैरामीटर है और मॉलिक्यूल ऐसा व्यवहार करते हैं। तो कब क्या व्यवहार करते हैं, दो तरीके हो सकते हैं कि सेल या तो ऐसे माध्यम में रहेगी कि सेल के अंदर पानी क्या है, सेल के अंदर वाटर क्या है, ज़्यादा है, और जिस मीडियम में सेल को रखा गया है वहाँ वाटर क्या है, कम है, यानी कंसंट्रेटेड में रखा गया है। तो क्या होगा, सेल के अंदर का सारा वाटर जो है बाहर जाने लगेगा, सेल के अंदर का वाटर बाहर जाएगा, एक्स ऑस्मोसिस होती है। यानी जब सेल को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दिया जाए, यानी सेल को ऐसे माध्यम में रखा जाए जहां सेल के अंदर की तुलना में, सेल के साइटोप्लाज्म की तुलना में वाटर कम है, तो वाटर सेल से बाहर जाने लगता है, सेल से वाटर लॉस होने लगता है, यानी सेल श्रिंक कर जाएगी या एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगी, एग्जिट करेगा वाटर, सेल से बाहर जाएगा। इसी तरह अगर सेल को कहाँ रख दिया जाए, ऐसी जगह रख दिया जाए कि सेल के अंदर पानी जितना है, अब सेल के बाहर उससे बहुत ज़्यादा वाटर है, तो क्या होगा, फाइनली वाटर अपने ज़्यादा से कम की तरफ आने में क्या होगा, सेल के अंदर वाटर आने लगेगा, तो ये एंड ऑस्मोसिस होगी। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रोसेस आपको याद रखनी है। सेल मूवमेंट, सेल से एक सेल से दूसरी सेल में कोई चीज कैसे मूव करती है, ये इस रूल को फॉलो करती है। ठीक है, तो वाटर का मूवमेंट किस रूल को फॉलो करता है, कब किसी सेल के अंदर वाटर आता है, कब सेल से बाहर वाटर जाता है, तो यही डिस्कशन आपने यहाँ पर पढ़ा। ये पूरा डिस्कशन आपकी बुक में दिया है और ये डिस्कशन आप बुक से एक बार समझिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है आप मुझसे पूछिएगा, और आप इसे एक कई बार अगर आप देखेंगे, समझेंगे, रिपीट करेंगे, तो आपको ये डिस्कशन समझ में आ जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।